अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिसन्स डिजीज़ यानी प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी। ठीक है, प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी में दो चीज़ें हमने कही थी, यहाँ पर जो टेबल भी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी में तो ACTH ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकेंडरी में एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी में ACTH कम होता है, क्योंकि प्राइमरी में एड्रीनल ग्लैंड का मसला है, ACTH ज़्यादा है, पिट्यूटरी सही बना रहा है, एड्रीनल ग्लैंड में से हार्मोन्स नहीं बन रहे। ठीक है, सेकेंडरी में ACTH ही कम होता है, वही स्टिमुलेट नहीं कर रहा है एड्रीनल को, तो इस वजह से इंसफिशेंसी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी में वैसे दो एग्जांपल्स थी, एक थी एडिसन्स डिजीज़ एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी की एग्जांपल एडिसन डिजीज, दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड बायोसिंथेटिक एंजाइम डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एडिसन डिजीज़ को कंसीडर कर रहे हैं नाम दानिश में। ठीक है, प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी की भी एडिसन्स डिजीज़ को हम देखेंगे डिटेल में। तो एडिसन डिजीज़ कह रहा है कि प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी दैट इज़ द डिजीज़ जो कि एड्रीनल ग्लैंड की है, वाइल हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बिल्कुल नॉर्मल होंगे, एड्रीनल ग्लैंड में मसला है, तभी हम इसको प्राइमरी कह रहे हैं। इन विच देर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटायर एड्रीनल कॉर्टेक्स, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके नतीजे में डेफिशिएंसी हो गई है एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड और एड्रीनल एंड्रोजेंस की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी है जो मैंने अभी आपको दिखाई, सेकेंडरी में क्या होता है, पिट्यूटरी का फेलियर है, एड्रीनल सलामत है, पिट्यूटरी में मसला है, पिट्यूटरी ACTH नहीं बना रहा सेकेंडरी में, तो उसके नतीजे में एट्रोफी हो सकती है, यानी पिट्यूटरी की या तो एट्रोफी है, ट्यूमर या नेक्रोसिस हो गई है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन अभी भी परसिस्ट कर रही है, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ना, वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के कंट्रोल के अंडर होता है। हमारे पास जो मसला हुआ है वो रास सिस्टम तो सही होगा ना, ऑब्वियसली मसला पिट्यूटरी में है, पिट्यूटरी की एट्रोफी ट्यूमर वगैरह हुआ है, तो ACTH कम है, तो इसलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड सही होंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारा कोर्टिसोल इफेक्ट होता है सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी में। ठीक हो गया, अब देखते हैं एटियोलॉजी क्या है। ये एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी यानी एडिसन्स डिजीज़ की क्या कॉजेज़ हैं, तो आपने इस तरह से ही बताना है। ये बहुत अच्छा इसने एक्सप्लेन किया है। अगर आपसे सपोज़ जनरली पूछते हैं कि एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी की क्या कॉजेज़ हैं, तो उसमें तो आप ऐसे ही बताओगे कि एक प्राइमरी होते हैं, दूसरे सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी में एक होता है, मैंने आपको बताया ना कि विथड्रॉल ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये देखें विथड्रॉल ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दूसरा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी की डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से उनमें ACTH लो होता है, और सेकेंडरी एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी होती है। ठीक है, और उसमें फिर प्राइमरी में आप बताओगे, जनरली मैं आपको बता रही हूँ एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशेंसी के कॉजेज़। ठीक है, फिर ये सेकेंडरी में आपने इस तरह बताना है, प्राइमरी में आपने इस तरह बताना है कि प्राइमरी में ACTH ज़्यादा होगा, एड्रीनोकॉर्टिकल ट्रॉपिक हार्मोन ज़्यादा होगा, तो उसमें एक आ जाती है एडिसन्स डिजीज़, दूसरी आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बायोसिंथेटिक एंजाइम डिफेक्ट। ठीक है, यही वाला टेबल अगर जनरली आपसे पूछा जाता है तो ये आप टेबल लिखोगे। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं वो हम एडिसन्स डिजीज़ के कॉजेज़ पे फोकस कर रहे हैं, कि अलग से सिर्फ आपको कहते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ व्हाट इज़ एटियोलॉजी ऑफ एडिसन्स डिजीज़, तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसमें आपने पहले बताना है कि कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं, कॉमनली क्यों एडिसन डिजीज़ होती है, क्यों जो है वो एड्रीनल ग्लैंड्स हार्मोन्स नहीं बनाते, जबकि ACTH ज़्यादा होता है फिर भी नहीं बनाते, तो उसमें कॉमन वजूहात हैं, एक तो ऑटो इम्यून, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस। अच्छा रुकें, इसने थोड़ा सा एलेबोरेट नहीं किया, मैंने डेविडसन से देखा था। तो कॉमन में जो ऑटो इम्यून है ना, ऑटो इम्यून में मतलब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, तो उसमें दो आ जाते हैं, स्पोरेडिक, यानी वो ऑटो इम्यून या तो स्पोरेडिक होगा, कोई क्लियर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, ठीक है, उसके बगैर, या फिर वो पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम्स होंगे। ठीक है, पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम में APS टाइप 1 और टाइप 2, 1 और 2, पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम, ये ऐसे जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें ना ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड की। जो ये APS टाइप 1 है ना, इसमें क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस भी होगी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा और एडिसन्स डिजीज़ होगी। ठीक है, जो पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम टाइप 2 है, इसमें एडिसन डिजीज़ के साथ ऑटो इम्यून थायराइड की डिजीज़ होगी, जैसे हाशिमोटो होगी या ग्रेव्स डिजीज़, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, कोई ना कोई ऑटो इम्यून अदर डिजीज़ भी होंगी। तो ये पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम, ये आ गए एडिसन डिजीज़ की एक कॉमन वजह में ऑटो इम्यून के अंदर, स्पोरेडिक एंड पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम। दूसरी कॉमन वजह है एडिसन्स डिजीज़ की, कि एडिसन डिजीज़ यानी क्यों हार्मोन्स नहीं बनाता डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज ACTH, उसकी वजह है ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, TB एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, कैल्सिफिकेशन कर रही है,
हार्मोन्स नहीं बन रहे, ठीक है। दूसरा ही वजह बायलेटरल एड्रिनलेक्टमी, दोनों एड्रिनल ग्लैंड निकाल दिए गए हैं तो उससे एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो गई है। और एक और वजह है HIV या एड्स। इनसे क्या होता है, इस डिज़ीज़ से फिर एड्रिनल ग्लैंड्स को इन्फेक्शंस या सर्टेन मेडिकेशन जो यूज़ की जाती है ना HIV एड्स में, वो भी एड्रिनल्स को अफेक्ट करती है, तो एडिसन डिजीज़ होती है, ठीक है। अब अनकॉमन कॉजेज़ पे आ जाए। अच्छा, इसी में ये जो मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है ना, ये इसी में आ जाता है, कॉमन कॉज में आ जाता है, इसने नीचे लिख दिया है मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, यानी किसी और बॉडी का कार्सिनोमा, लंग, ब्रेस्ट, किडनी का एड्रिनल में आ जाए, ये भी एक एडिसन की कॉमन वजह है। अब अनकॉमन वजूहात में आता है, यानी जो रेयर कॉजेज़ हैं उसमें है बायलेटरल एड्रिनल हेमरेज, या फिर उसमें इन्फार्क्शन हो जाए जिसको हम या फिर इंट्रा एड्रिनल हेमरेज जिसको हम वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम कहते हैं, जो मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया के बाद होता है। सीवियर किस्म की ऑफन दोनों किडनीज में बायलेटरल जो है ना, दोनों एड्रिनल्स में ब्लीडिंग होती है, लाइफ थ्रेटनिंग ये इमरजेंसी होती है, उसमें फिर ओवरवेलमिंग सेप्सिस हो जाती है, और ये मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। ये भी एक रेयर वजह है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस, यानी जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गन्स में और एड्रिनल्स को भी डैमेज करेगा, उनमें भी एक्यूमुलेट होगा। अमाइलोइडोसिस, अमाइलोइड डिपॉजिट एबनॉर्मल प्रोटीन हो जाएंगे एड्रिनल्स में, तो उनके फंक्शन को इम्पेयर करेंगे और एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स नहीं बनाएगा, बेशक ACTH ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गई सारी इटियोलॉजी एडिसन डिजीज़ की। उसके बाद हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ, यानी एडिसन डिजीज़ में क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको जनरली अगर बताऊँ ना, ओवरऑल एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, प्राइमरी की बात नहीं करी, यानी एडिसन की नहीं बात करी, ओवरऑल बता रही हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। तो दोनों में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ना एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का, वो होता है ACTH की डेफिशिएंसी। ACTH की डेफिशिएंसी हमने किस में पढ़ी थी, ये देखें, ACTH सेकेंडरी में कम होता है, तो यानी सेकेंडरी वाला जो एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है वो ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और उसकी भी वजह, उसमें भी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का विथड्रॉल जो लोग आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कॉर्टिसोल, तो उसके अचानक से विथड्रॉल की वजह से, या अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर है तो पिट्यूटरी डिजीज़ वगैरह, तो उसकी वजह से जो है ना, ये ज़्यादा कॉमन कॉज है एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का। लेकिन हमारा यहाँ पर फोकस इस पर है, प्राइमरी पर, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का यही है। सेकेंडरी रेयर कॉजेज़ में आ जाता है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया और एडिसन डिजीज़, ठीक है। एडिसन जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो वैसे रेयर कॉज है। तो अभी हम देख रहे हैं इसके क्लिनिकल फीचर। वैसे जो है ना, क्रोनिक प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊं तो ये मिसडायग्नोज होता है कि एज अ क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, या पेशेंट को मे बी डिप्रेशन है, पता नहीं लगता, ठीक है। प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में इसमें हमें ना वेट लॉस एक यूनिफॉर्म फीचर है जिसमें हमें मिलता है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया का अगर आपको पेशेंट मिल रहा है, सोडियम कम है सिम्टम्स के बगैर, तो उसको भी कंसीडर करना है, ठीक है। इसके अलावा एडिसन डिजीज़ में या तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी होगी या मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी पहले अपीयर होगी, लेकिन दोनों जो हैं वो इवेंचुअली फेल होंगी। अच्छा, इसी में भी एक होता है अक्यूट एड्रिनल क्राइसिस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में डिटेल में। अक्यूट एड्रिनल क्राइसिस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि उसमें ना सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है सिवियर हाइपोटेंशन के साथ, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाता है, हाइपरकेलीमिया, कुछ केसेस में हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, मसल क्रैम्प्स होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, ठीक है। वो किसी सर्जरी, इन्फेक्शन या इंटरकरेंट डिजीज़ की वजह से प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, एड्रिनल क्राइसिस, वो आगे डिटेल में हम देखेंगे। तो अभी इसमें क्लिनिकल फीचर बता रहा है कि क्योंकि एडिसन डिजीज़ हुई है, यानी प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है, तो उसमें ग्लूकोकॉर्ट दे रिजल्ट फ्रॉम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूजुअली टुगेदर विद द मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, दोनों की डेफिशिएंसी हो सकती है। लॉस ऑफ द एड्रिनल एंड्रोजन्स भी कम हो सकते हैं, लेकिन ACTH बढ़ा हुआ है, मतलब पिट्यूटरी का मसला नहीं है, पिट्यूटरी ACTH सही बना रहा है, मसला ही एड्रिनल में, तभी हम इसको प्राइमरी कह रहे हैं। तो एंड्रोजन्स भी कमी हो सकती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की भी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसी भी हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन अक्यूट भी हो सकती है, याद रखिए, अचानक से हुई है एडिसन डिजीज़, इनकी कमी हो गई है हार्मोन्स की, अक्यूट भी हो सकती है। क्रोनिक प्रेजेंटेशन या अक्यूट ऑन क्रोनिक, ये सारी प्रेजेंटेशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो क्रोनिक प्रेजेंटेशन पे आ जाए। क्रोनिक कैसे प्रेजेंट करेगा? क्रोनिक में देखें, पेशेंट को मतलब काफ़ी टाइम से ये डिजीज़ डेवलप हुई है, तो उसमें उसकी सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट को जो है वीकनेस होगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी जनरलाइज सिम्टम है, वीकनेस, वेट लॉस, एनोरेक्सिया,
ठीक है। फिर उसके जीआईटी के इश्यूज़ देखें, जीआईटी में कौन से हैं, नोज़ा हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी होगी। इसके अलावा उसके आप आ जाएं न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम में, उसको डिप्रेशन होगा, मेंटल इरिटेबिलिटी, इम्पोटेंस, सिनकपी जो है ना पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से हो रही है, क्योंकि बीपी भी ऑब्वियसली मेंटेन नहीं हो रहा, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड सबकी कमी हुई है ना, तो इस वजह से। और फिर अदर में फ़ीवर भी होगा, माइल्जिया भी। अब एग्जामिनेशन जब हम करेंगे ऐसे पेशेंट की तो हमें हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है, जो सन एक्सपोज्ड एरियाज़ होंगे उन पे हाइपर पिगमेंटेशन होगी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा एग्जामिनेशन में, जैसे नीज़, नकल्स, एल्बो, पामर क्रीज, बकल म्यूकोजा हो गया, नेल बेड और रीसेंट स्कार अगर है तो उन जगहों पे हाइपर पिगमेंटेशन। एक तो सन एक्सपोज्ड एरियाज़ पर है हाइपर पिगमेंटेशन, पामर क्रीज पे, बकल म्यूकोजा, नेल बेड, रीसेंट स्कार पे। और ये क्यों हुई है हाइपर पिगमेंटेशन, क्योंकि कॉर्टिसोल क्योंकि कम है, एड्रिनल्स नहीं बना रहे कॉर्टिसोल, तो उसके लेकिन ACTH तो एलिवेटेड है ना एडिसन्स डिजीज़ में, पिट्यूटरी का तो इशू नहीं है, तो उस एलिवेटेड ACTH की वजह से, जो लो कॉर्टिसोल की वजह से और ज़्यादा एलिवेट हुआ है, उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। फिर दूसरे एग्जामिनेशन में हमें हाइपोटेंशन, पेशेंट को अल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से उसका बीपी लो होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन। विटिलाइगो अगर ऑटो इम्यून एडिसन डिजीज़ है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें स्पोरेडिक और पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम्स थे, ऑटो इम्यून वजह से अगर होगा तो पेशेंट को विटिलाइगो होगा, ठीक है, 10 to 20% केसेस में। अदर साइंस में उसका स्मॉल हार्ट होगा, हाइपर लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, एक्सिलरी और उसके प्यूबिक हेयर स्कैंटी होंगे, डिहाइड्रेशन होगी और वेस्टिंग, ठीक है। तो ये हो गई सारी क्रोनिक प्रेजेंटेशन। अब आ जाए अक्यूट प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया अक्यूट क्रोनिक या अक्यूट ऑन क्रोनिक भी प्रेजेंट कर सकता है एडिसन डिजीज़। तो अक्यूट अभी अभी जो है यानी अक्यूट प्रेजेंटेशन कैसे होती है, यानी ये तब होगी जब क्रोनिक इंसुफिशेंसी अनडायग्नोज्ड होती है या फिर वो ट्रिगर हो जाती है किसी स्ट्रेस से, जैसे इन्फेक्शन हो गया या सर्जरी हो गई। ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं इसके, इन्फेक्शन हो जाना या सर्जरी होना, तो उससे जो है ये एड्रिनल क्राइसिस हुए हैं एक किस्म से, इसको हम एड्रिनल क्राइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है, अक्यूट प्रेजेंटेशन को। तो इनसे ये प्रेसिपिटेट होगा, एक ये वजह, या फिर वो क्रोनिक इंसुफिशेंसी अनडायग्नोज थी, इस वजह से अक्यूट प्रेजेंटेशन होती है। इसमें ये फीचर होंगे कि उसको सर्कुलेटरी शॉक होगा, यानी सिवियर किस्म का हाइपोटेंशन होगा, बीपी लो होगा, जो फ्लूइड देने से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक। इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस किस फॉर्म में, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो गया, पोटेशियम ज़्यादा हो गया, हाइपरकैलीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, कुछ केसेस में। अदर में उसको मसल क्रैम्प्स पड़ेंगे, जीआई सिम्टम में वॉमिटिंग, डायरिया और अनएक्सप्लेन्ड फीवर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस में। इन्वेस्टिगेशंस में देखें, सबसे पहले तो ब्लड यूरिया एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसमें हमें हाइपोनेट्रीमिया को असेस करने के लिए हमने ये करवाया है, हाइपोनेट्रीमिया को, हाइपरकैलीमिया जो होती है इसमें, और डिहाइड्रेशन के लिए ब्लड यूरिया एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो यूरिया हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, एडिसन डिजीज़ में ज़्यादा मिलेगा, सोडियम कम होगा, पोटेशियम मैंने आपको बताया ज़्यादा होगा, और कैल्शियम भी ज़्यादा होगा, हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। ब्लड शुगर मैंने आपको बताया हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, सम केसेस में, तो ब्लड शुगर हमें लो मिलेगी। इसके अलावा हम ब्लड शुगर भी करवाएंगे, ब्लड यूरिया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाया, ब्लड CBC करवाएंगे, तो उसमें न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोसाइटोसिस और यूजिनोफिलिया ये मिलेंगे। अब ये क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह से भी फाइट करता है हमारा कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी की वजह से ये हुआ है, न्यूट्रोपीनिया, लिम्फोसाइटोसिस और यूजिनोफिलिया, ठीक है। तो इसके लिए हमने ब्लड CBC भी लाजमी करवानी है। फिर चेस्ट एक्सरे भी लाजमी करवाना है, क्योंकि उसमें भी हमें जो है इमेजिंग में हमें मिल सकता है कि TB शो हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन या कैंसर भी उस एडिसन डिजीज़ का जो है पॉसिबल कॉज हो सकता है, तो इसलिए चेस्ट एक्सरे भी करवाना है, ठीक है। और CT एब्डोमेन क्यों करवाते हैं, एक तो CT एब्डोमेन में हमें अगर ऑटो इम्यून कॉज होगा तो उसमें हमें नॉन कैल्सिफाइड और स्मॉल एड्रिनल्स मिलेंगे अगर ऑटो इम्यून कॉज है, ठीक है। TB या फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसमें लेकिन स्मॉल नहीं, उसमें लार्ज इनलार्ज या कैल्सिफाइड एड्रिनल्स होंगे,
इसमें नॉन कैल्सिफाइड अगर ऑटो इम्यून होगा तो ऑब्वियसली नॉन कैल्सिफाइड स्मॉल एड्रिनल, लेकिन अगर टीबी होगी तो इनलार्ज एड्रिनल्स होंगे और वो कैल्सिफाइड होंगे। अगर मेटास्टेसिस या हेमरेज हुई है उसकी वजह से अगर एडिसन डिजीज़ हुई है तो उसमें सीटी एब्डोमेन पे हमें इनलार्ज एड्रिनल्स ही मिलेंगे या कैल्सिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे मैंने आपको बताया टीबी या मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा भी याद रखिएगा कि कैल्सिफिकेशन हमें एड्रिनल हेमरेज में भी मिल सकती है, फंगल इन्फेक्शन, फियोक्रोमोसाइटोमा या मेलानोमा, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर ये ब्लड टेस्ट हो गए जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हमने करवाए, ब्लड शुगर, सीबीसी, फिर हमने इमेजिंग देखी, सीटी एब्डोमेन और चेस्ट एक्सरे। अब कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक हार्मोनल टेस्ट एडिसन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। ब्लड टेस्ट हो गए, इमेजिंग हो गई, अब हार्मोनल टेस्ट पे आ जाए। हार्मोनल टेस्ट में देखें, याद रखें कि इसमें आता है सीरम कॉर्टिसोल। सबसे पहले सीरम कॉर्टिसोल जो है ना वो लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर 8 AM पे अगर है तो ये इसका डायग्नोस्टिक होता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली डेफिशिएंसी हुई है ना, प्राइमरी एडिनोकॉर्टिकल इंसुफिशिएंसी हुई है, एडिसन डिजीज़ हुई है, तो हार्मोन्स कम हो गए हैं, बन नहीं रहे एड्रिनल ग्लैंड से। तो अगर कॉर्टिसोल की ये लैंडमार्क, ये बेंचमार्क आपने याद रखना है कि अगर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम मिल रहा है, वो भी सुबह 8 बजे, तो ये, और साथ में स्पेशली अगर प्लाज्मा ACTH बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि एडिसन में ACTH ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्राइमरी डिजीज़ है, वो 200 पिकोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा है ACTH, तो ये इसका स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट भी करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जब हमने सिंथेटिक ACTH दिया, यानी कोसिंट्रोपिन हमारा सिंथेटिक ACTH होता है, वो देने पर कोर्टिसोल नहीं बढ़ा, तो ये इससे कंफर्म हो गया कि पेशेंट को प्राइमरी एड्रिनल इंसुफिशिएंसी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम भी ACTH दे रहे हैं, उसका अपने को तो छोड़ दें, हमने अगर ACTH दिया तो ACTH देने पर तो एड्रिनल्स ने रिस्पॉन्ड करना है ना, उसने कोर्टिसोल बनाना है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, कोर्टिसोल नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब है एड्रिनल्स में मसला है और प्राइमरी एडिनोकॉर्टिकल इंसुफिशिएंसी है, यानी एडिसन्स डिजीज़ है। तो ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट आपने नहीं भूलना, ठीक है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ द प्लाज्मा ACTH, अब उसका अपना भी ACTH देखेंगे कितना है, तो प्लाज्मा ACTH हमें ज़्यादा मिलेगा, एडिसन डिजीज़ में ज़्यादा मिलना चाहिए, कितना, मोर देन 200 पिकोग्राम पर ml प्राइमरी एडिनोकॉर्टिकल इंसुफिशिएंसी में हमें मिलेगा, ठीक है। हाई लेवल विथ लो या नॉर्मल कोर्टिसोल कंफर्म प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। फिर एंटीबॉडीज़ भी देखी जाती हैं क्योंकि 50% में ऑटो इम्यून केसेस होते हैं एडिसन डिजीज़ के, तो हम एंटी एड्रीनल एंटीबॉडीज़ करवाएंगे। एंड लास्ट में हमने सीरम एल्डोस्टेरोन भी करवाना है। एल्डोस्टेरोन जो होता है ना, वो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से लो एल्डोस्टेरोन मिलेगा हमें, ठीक है। एल्डोस्टेरोन और रेनिन करवाएंगे, तो लो एल्डोस्टेरोन विथ हाई रेनिन एक्टिविटी, क्योंकि एडिनोकॉर्टिकल इंसुफिशिएंसी है, दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। कोर्टिसोल तो कम हुआ है लेकिन एल्डोस्टेरोन भी कम होगा, तो उसकी वजह से रेनिन हमें ज़्यादा मिल रहा है, लो रेनिन और लो एल्डोस्टेरोन, हाई रेनिन, तो इससे भी एक डायग्नोज हम करेंगे कि इसको एडिसन डिजीज़ है, ठीक है। ये स्पेसिफिक हार्मोनल टेस्ट आपने नहीं भूलने, सीरम कोर्टिसोल, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, उसका अपना प्लाज्मा का ACTH, एंटी एड्रिनल एंटीबॉडीज़ एंड सीरम एल्डोस्टेरोन। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि अगर हम इन्वेस्टिगेशंस में ना, जो ट्रीटमेंट होता है ना सस्पेक्टेड एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस का, उसको हमने डिले नहीं करना, क्योंकि एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस आगे हम डिटेल में देखेंगे, वो एक एमरजेंसी है, तो उसमें आपने डिले नहीं करना ट्रीटमेंट में कि आप रिजल्ट्स के लिए वेट करो। तो एक्यूट क्राइसिस में जो रैंडम ब्लड सैंपल होता है वो हम स्टोर करके रखते हैं बाद में कोर्टिसोल के लेवल और ACTH के लेवल मेजर करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट जो है ना, ये हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन इजाज़त देती है, और उसमें भी हमने हाइड्रोकोर्टिसोन देने में डिले नहीं करना, क्योंकि वो एड्रिनल क्राइसिस इमरजेंसी होती है, तो ये फिर भी हम कर सकते हैं। बाकी हम ब्लड सैंपल इनके लिए स्टोर करके रखेंगे, ये अगर कंडीशन इजाज़त देती है तो करेंगे, ठीक है। वरना हमने पहले ट्रीटमेंट देना है क्योंकि वो एमरजेंसी है, मेडिकल एमरजेंसी है, ठीक है, टेस्ट के लिए बैठना नहीं है। तो याद रखिएगा, एडिसन डिजीज़ में मैंने आपको बताया कि कोर्टिसोल के लेवल हमने देखने हैं, अगर हमें कम मिल रहे हैं 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है सुबह 8 बजे, तो ये डायग्नोज करता है कि इसको एडिसन्स डिजीज़ है, ठीक है। लेकिन अब कितने ज़्यादा होने चाहिए इसके लेवल कि हम कहें कि भाई एड्रिनल इंसुफिशिएंसी नहीं हुई,
तो याद रखिए कि 430 नैनोमोल पर लीटर याद रख लें, या फिर एक और यूनिट है नैनोमोल पर लीटर 430 नैनोमोल, या फिर आप इसको इस तरह से भी याद सकते हैं कि मोर देन अगर 15.6 है, अगर ये 430 नैनोमोल पर लीटर से ज़्यादा है उसका कोर्टिसोल, तो मतलब उसको एडिसन डिजीज़ नहीं है। या फिर अगर वो 15.6 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो मतलब रूल आउट हमने कर लिया कि इसको एडिसन्स डिजीज़ नहीं है। ठीक है, या तो आप कम वाली वैल्यू याद रखें, ये ज़्यादा ईजी है कि अगर इससे भी कम है तो मतलब 5 से कम है सुबह 8 बजे तो एडिसन डिजीज़ है। बाकी ये ACT स्टिमुलेशन टेस्ट है जो मैंने आपको बताया हम करते हैं, खुद हम ACTH देते हैं। ठीक है, सिंथेक्टिन ACTH 124 होता है, 250 माइक्रोग्राम डोज होता है, हमने देना होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सिनेक्थिन के नाम से आता है। ठीक है, फिर हम ब्लड सैंपल लेते हैं 0 और 30 मिनट पे, उसमें प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल देखते हैं। 0 मिनट पे ACTH, हमारे ACTH देने पे अगर उसका कोर्टिसोल बढ़ता है, कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, मोर देन 430 नैनोमोल पर लीटर है, तो उसका मतलब है एडिनल सही है बिल्कुल और वो कोर्टिसोल बना रहे हैं। ठीक है, अगर इतना बनता है, अगर नहीं कम मिला है हमें कोर्टिसोल के लेवल, तो इसका मतलब है कि उसको एडिसन्स डिजीज़ है। ये हो गया कि हम किस तरह से, इसने तो जनरली बताया है कि हम एडिसन डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशंस में ये हार्मोनल टेस्ट करते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के लिए जो है इलेक्ट्रोलाइट की मेजरमेंट हमने देखी, वो वैसे इनसफिशेंट है क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया तो दोनों में होती है, कोर्टिसोल की और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी में, और हाइपरकैलेमिया भी कॉमन है लेकिन एल्डोस्टेरोन में सिर्फ नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की असेसमेंट के लिए जो हम प्लाज्मा रेनिन और एल्डोस्टेरोन लेवल देख रहे हैं, ये हमेशा सुपाइन पोजीशन में हमने चेक करना है। ठीक है, पेशेंट की, क्योंकि सीधा होने से भी जो है ब्लड प्रेशर जो है वो उसको एडजस्ट करने के लिए रेनिन बढ़ता है, तो इसलिए हम सुपाइन में ही दोनों के लेवल देखेंगे। तो इसमें अगर हमें हाई प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी मिलती है, लो या लोअर एंड ऑफ नॉर्मल एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी, तो इसका मतलब है पेशेंट को मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी है। बाकी एड्रिनल एंड्रोजेंस जो हैं उनकी असेसमेंट जो है नेसेसरी नहीं होती मैन में। वुमेन में डिहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टिनोन सल्फेट और एंड्रोस्टेनाडायोन हम मेजर कर सकते हैं, इसके लेवल्स हमें मॉर्निंग में हाईएस्ट मिलते हैं। बाकी मैंने आपको इमेजिंग भी बताई। बाकी अगर सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी देखना चाहते हैं तो हम पिट्यूटरी के MRI वगैरह करवाएंगे, लेकिन यहाँ हमारा ताल्लुक एडिसन डिजीज़ से प्राइमरी से है, तो हमने सिर्फ वही कहा CT एब्डोमेन, एक्सरे। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ हमने देखी, एड्रिनल ऑटो एंटीबॉडीज़ टू 21 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो है ना 21 हाइड्रोक्सिलेज के अगेंस्ट है, एंजाइम जो है, और ये हमें फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव मिलती हैं ऑटो इम्यून एड्रिनल फेलियर में। ठीक है, इसकी एंटीबॉडीज़। इसके अलावा TB के लिए हमने एक्सरे वगैरह करा, अल्ट्रासाउंड, HIV का टेस्ट करेंगे अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, दैट्स इट। और ऑटो इम्यून में क्योंकि बाकी डिजीज़ भी मैंने आपको बताई थी, टाइप 1 हो सकती है, साथ में थायराइड डिजीज़, तो उनके लिए भी आप स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा ये टेबल है, इसमें मैकेनिज्म है ऑफ फीचर्स ऑफ एड्रिनल इंसफिशिएंसी। ये तो वही बात रिपीट हो रही है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंसफिशिएंसी के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कोर्टिसोल अगर कम है तो वीकनेस होगी, वेट लॉस, मलेज, एनोरेक्सिया, नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन सोडियम लॉस की वजह से, और हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी से। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन की इंसफिशिएंसी के फीचर में ब्लड प्रेशर लो होगा, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया बट हाइपरकैलेमिया। ठीक है, और ACTH ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, यानी एडिसन डिजीज़ में यही पिक्चर है ना, ये दोनों कम है, ACTH ज़्यादा है, पिट्यूटरी सलामत है इस वजह से। तो ACTH ज़्यादा के क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्योंकि ACTH के साथ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा होता है, MSH, तो इसलिए हमें एक्सपोज्ड एरिया पर पिगमेंटेशन मिलेगी, प्रेशर एरियाज़ पे भी, एल्बो, नी, पामर क्रीज, नकल्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टाइवा में, रीसेंट स्कार पे पिगमेंटेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जो कॉज है ना पिगमेंटेशन का, वो है कि कोर्टिसोल के लेवल ब्लड में लो है, क्योंकि एड्रिनल्स नहीं बना रहे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इंसफिशिएंसी है, लो कोर्टिसोल है, तो फीडबैक नहीं जा रहा ACTH के पास, तो ACTH की सिक्रेशन कंटिन्यू हो रही है एंटीरियर पिट्यूटरी से, साथ में MSH भी बन रहा है, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो भी ACTH के साथ ही क्योंकि सिक्रेट होता है, तो वो भी ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो ज़्यादा मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करके मेलेनिन ज़्यादा बना रहा है, तो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव मेलेनिन एक्सेसिव पिगमेंटेशन करवा रहा है। ठीक है, और बाकी रह गया कि एड्रिनल इंसफिशिएंसी में यानी एडिसन में एंड्रोजेंस की डेफिशिएंसी के क्या फ़ीचर होंगे, जो हेयर्स हैं प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर वो डिक्रीज़ होंगे, बॉडी हेयर।
ठीक है। तो ये फीचर्स हैं सारे एड्रिनल इंसफिशिएंसी के। लास्ट रह गया ट्रीटमेंट एडिसन डिजीज़ का। तो देखिए मैनेजमेंट जो है ना, उसमें जनरल प्रिंसिपल एक याद रखिए कि हमेशा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट जो है और यूजुअली मिनरलोकॉर्टिकॉइड की थेरेपी चाहिए होती है। जो एंड्रोजेंस हैं, एड्रिनल एंड्रोजेंस, वो भी कुछ वुमेन में बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो एमरजेंसी एड्रिनल क्राइसिस की मैनेजमेंट आगे हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल एडिसन डिजीज़ में क्या मैनेजमेंट है। अगर क्रोनिक है, स्पेशली क्रोनिक में हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने हैं, इनकी इंसफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी है, तो हम ये हार्मोन्स देंगे। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट है सबसे पहले। उसमें हमने ना ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है, कॉर्टिसोल। ठीक है, रोज़ाना जो है ना 15 से 20 मिलीग्राम कॉर्टिसोल डेली डिवाइडेड डोजेस में देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 10 मिलीग्राम सुबह जागने पर और दोपहर फिर 3 बजे 5 मिलीग्राम दे दिया। इस तरह डिवाइडेड डोज में हम कॉर्टिसोल देंगे। ठीक है, 15 to 20 मिलीग्राम कॉर्टिसोल। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल डोजेस कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल डोजेस पे कुशिंगोइड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, ये कुशिंग साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं ना, तो फिजियोलॉजिकल डोजेस पे नहीं होते। डोज़ की एडजस्टमेंट कैसे करनी है? अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट गेन हो रहा है तो इसका मतलब है हमने ओवर रिप्लेसमेंट कर दिया, ज़्यादा दे दिया है। लेकिन अगर पेशेंट को परसिस्टेंट लिथार्जी है या उसको अभी भी हाइपर पिगमेंटेशन है, तो इसका मतलब है हम कम डोज दे रहे हैं या उसकी अब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही। ठीक है, तो डोज़ को एडजस्ट करना होता है फिर उस हिसाब से। वैसे मॉनिटरिंग के लिए सीरम कॉर्टिसोल इतने हेल्पफुल नहीं होता कि हम उसके ज़रिए देखें कि कितना देना है। इसमें ट्रीटमेंट में पेशेंट की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट को पता हो कि स्ट्रेस के टाइम, जैसे इलनेस या सर्जरी के टाइम, किस तरह से डोज़ को एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर इनाम दानिश ने एक्सप्लेन किया है कि हम हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो देंगे, वही 15 to 20 या 25 मिलीग्राम 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज़ में, या फिर इसकी जगह पे आप हाइड्रोकोर्टिसोन के बजाय आप प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रेडनिसोलोन। और स्ट्रेस डोजिंग जो मैंने आपको बताया, हम बढ़ा देंगे स्ट्रेस में, जैसे डबल या ट्रिपल डोज दे देंगे इलनेस के दौरान। या अगर सर्जरी है या सिवियर स्ट्रेस है तो फिर उसमें पार एंट्रल हमने हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, ये हो गई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरल रिप्लेसमेंट। अगर टीबी एडिसन डिजीज़ में हुआ है, एडिसन डिजीज़ टीबी की वजह से हुई है, तो हम एटीटी स्टार्ट करेंगे, एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी। एवरेज रिप्लेसमेंट स्टीरॉयड डोजेज फॉर एडल्ट विथ प्राइमरी हाइपो एड्रिनलिज्म इज़ फॉलोइंग। जो इनका स्टीरॉयड डोज होता है ना एडल्ट्स के लिए, जिनको प्राइमरी हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हुई है, तो उनका डोज़ कितना होना चाहिए, वो इस टेबल में सारे डोजेस गिवन है। कॉर्टिसोल मैंने आपको बताया ना 20 to 25 मिलीग्राम डेली, उसको डिवाइड करके देना है। 10 मिलीग्राम सुबह, फिर 5 मिलीग्राम 12 बजे, 5 मिलीग्राम फिर शाम 6 बजे, इस तरह डिवाइड करके देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं देते तो आप प्रेडनिसोलोन भी इसकी जगह दे सकते हो। देना हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कोई भी, या फिर प्रेडनिसोलोन दे दो 7.5 मिलीग्राम डेली, 5 मिली, इसको भी डिवाइड करके 5 मिलीग्राम सुबह के टाइम पे, तो शाम 6 बजे 2.5 मिलीग्राम, इस तरह डिवाइड करके देंगे। रेयरली डेक्सामेथासोन भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोई भी दे सकते हो। डेक्सामेथासोन वैसे रेयरली दिया जाता है 0.75 मिलीग्राम डेली, इसको भी डिवाइड करके। अब आ जाए मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ऑब्वियसली तीनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हुई है तो वो रिप्लेस करना है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में फ्लूड्रोकोर्टिसोन, ये 0.05 से 0.2 मिलीग्राम पर डे सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मैनेज करने के लिए देना है। ठीक है, याद रखिए कि फ्लूड्रोकोर्टिसोन देंगे। और इसकी एडिक्वेसी हम कैसे चेक करेंगे? ब्लड प्रेशर देखेंगे, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, उसके रेनिन देखेंगे, प्लाज्मा रेनिन। अब ये जो फ्लूड्रोकोर्टिसोन है ना, ये सारी प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में तकरीबन दिया जाता है, प्राइमरी में। सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंडरी में मैंने आपको बताया पिट्यूटरी में मसला होता है, एड्रिनल सही होते हैं। एल्डोस्टेरोन फिर भी बन सकता है अगर रास सिस्टम उसको स्टिमुलेट करेगा, सिर्फ वो ACTH पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो सेकेंडरी में हमने नहीं देना, ये फ्लूड्रोकोर्टिसोन हम प्राइमरी में देते हैं एडिसन डिजीज़ में। अब रह गए एंड्रोजेंस। तो एंड्रोजेंस की रिप्लेसमेंट में डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन 50 मिलीग्राम ओरली ईच मॉर्निंग। ठीक है, ये वुमेन को देंगे जिनको प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है और रिड्यूस्ड लिबिडो है एंड फटीग। तो इसके वैसे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हो सकते हैं एक्नी और हिर्सुटिज्म, लेकिन ये भी वुमेन में हेल्पफुल रह सकता है। ठीक है, ये एंड्रोजेंस भी देंगे। तो ये हो गए सारी मैनेजमेंट एडिसन्स डिजीज़ की। ऑटो इम्यून होगी अगर एडिसन डिजीज़, तो उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट चलेगा। टीबी अगर है तो फिर उसमें ATT के साथ स्टीरॉइड्स देने होते हैं।
गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एक बात याद रखिएगा, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट होता है एडिसन डिजीज़ को डायग्नोस करने का। उसमें हमें कोर्टिसोल लो मिलेगा, ACTH ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसमें हम यानी अपना सिंथेटिक दे रहे हैं ACTH, तो उससे कोर्टिसोल लो ही है, बड़ा नहीं। अब ये नीचे एक टेबल है जिसमें एडवाइस है टू पेशेंट विद एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ वालों को क्या एडवाइस देनी चाहिए? इंटर करंट स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर फेब्राइल इलनेस या डबल डोज हाइड्रोकोर्टिसोन का दिया तो उससे इंटर करंट स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। फेब्राइल इलनेस में उनको डबल डोज लगाना है हाइड्रोकोर्टिसोन का, ये उनको एडवाइस है। अगर ऐसा कोई इंटर करंट स्ट्रेस होता है फेब्राइल इलनेस तो डबल डोज लगाएंगे हाइड्रोकोर्टिसोन का। सर्जरी अगर होनी है उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर उनका एडिसन डिजीज़ वाले का माइनर ऑपरेशन होना है या मेजर। माइनर अगर कोई ऑपरेशन है तो वो हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम लगाएगा, ठीक है। कितना? इंट्रामस्कुलर लगाएगा विथ प्री मेडिकेशन। कोई मेजर ऑपरेशन है तो हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम ही है, लेकिन वो 6 आवरली है, 24 घंटों तक, और उसमें भी 50 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली 6 आवरली, ठीक है, हर 6 घंटे पे। फिर अगर एडिसन वाले को अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस कभी हो जाता है तो उनके पास पारेंट्रल हाइड्रोकोर्टिसोन होना चाहिए अगर वो माउथ से नहीं ले पा रहे, ये ठीक है। ये हम ग्लूकोकोर्टिकोइड दे रहे हैं, स्टीरॉयड दे रहे हैं। अब स्टीरॉयड केयर क्या है? पेशेंट को ये स्टीरॉयड हर वक्त अपने साथ लेके जाना चाहिए जहाँ भी वो जाए, और उनको इन्फॉर्मेशन देनी है डायग्नोसिस से रिलेटेड, स्टीरॉयड के रिलेटेड, डोज और डॉक्टर, ठीक है। एक ब्रेसलेट होता है, पेशेंट को हमने इनकरेज करना है कि वो ये ब्रेसलेट पहने जिस पर उनकी डायग्नोसिस और उनका रेफरेंस नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है, ठीक हो गया। तो ये एडवाइस है एडिसन डिजीज़ वालों के लिए। अच्छा, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ओल्ड एज में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तो एड्रीनोकोर्टिकल इंसुफिशेंसी जो है ना ओल्ड एज में ऑफन इंसीडियस होती है, पता ही नहीं लगता। और कैसे प्रेजेंट करेगी? उन बूढ़े लोगों को टायर्डनेस होगी, ड्राउजीनेस, डेलीरियम, फॉल्स ज़्यादा होंगे, इमोबिलिटी या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, पता ही नहीं लगता, इंसीडियस होती है। तो इनमें ओल्डर लोगों में जो ग्लूकोकोर्टिकोइड की थेरेपी हैज़र्डस होती है, जो कि पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी है, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड का तो साइड इफ़ेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसके लिए भी वो ससेप्टिबल हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो सकती है और बाकी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उससे भी उनको एड्रीनल क्राइसिस का रिस्क होता है, क्योंकि उनकी एडेरेंस पुअर होती है। अभी हम सारा ये एड्रीनल क्राइसिस डिटेल में देखेंगे ना, तो इन ओल्ड एज वालों को भी एड्रीनल क्राइसिस का रिस्क होता है अगर वो फिजियोलॉजिकल ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, क्योंकि एडेरेंस नहीं होती, सही दवाई नहीं लेते, पुअर एडेरेंस होती है, तो उनमें इंटर करंट इलनेस का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसीलिए पेशेंट और केयरर एजुकेशन होनी चाहिए, रेगुलर रीइंफोर्समेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताई, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी वाले को हमने देनी होती है एडवाइस। ये जो सारी एडवाइस है ना, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड वाली की है। इसने यहाँ पे एडिसन डिजीज़ लिख दिया है, इंटर करंट इलनेस, सर्जरी, और ये सारा जो है उसके लिए स्पेसिफिकली है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेसलेट और इमरजेंसी पैक भी आ जाता है कि पेशेंट के पास हाइड्रोकोर्टिसोन इमरजेंसी पैक होना चाहिए, उनको खुद लगाना आना चाहिए हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, और हम उनको बताएंगे कि हॉलीडेज और ट्रिप्स पर वो अब्रोड अगर कहीं जाएँ तो अपने साथ वो पैक लेके जाएँ। दैट्स इट। अब अगला थोड़ा सा ये टॉपिक है इसी से रिलेटेड, एड्रीनल क्राइसिस। एड्रीनल क्राइसिस जिसको हम अक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। और क्यों होती है? जब सडन, बहुत ज़्यादा अचानक से सडनली इंसफिशिएंसी हो जाए एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स की, अचानक से और सडनली हुई है हार्मोन्स की डेफिशिएंसी, इंसफिशिएंसी, तो उसको एड्रीनल क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसने बताया है कि इसके कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, क्यों ये एड्रीनल क्राइसिस अचानक से होता है, हार्मोन की डेफिशिएंसी, उसमें स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस में जैसे मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पर कि ये अक्यूट प्रेजेंटेशन होती है तब है जब अगर क्रोनिक वाली मिसडायग्नोज हो, डायग्नोज ही नहीं हुई कि इसको क्रोनिक है, क्रोनिकली इसको रह रहा है एडिसन डिजीज़, या फिर अगर उसको कोई इंटर करंट डिजीज़ हो, इन्फेक्शन या सर्जरी, ठीक है, तो उसमें ये एड्रीनल क्राइसिस होते हैं। तो उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में देखिए स्ट्रेस, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा, सर्जरी, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ये इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। इसके अलावा सडनली अगर कोई एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन थेरेपी विथड्रॉ कर ले ना, जो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की, एड्रीनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी की थेरेपी जो मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज वाले स्पेशली नहीं लेते, सही से अडेयर नहीं होते दवाइयों को, तो उनको क्राइसिस का ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर सडनली विथड्रॉ कर ले दवाई
जिसको क्रोनिक इंसुफिशेंसी है वो लेता रहता है दवाइयाँ, ये सारी ग्लूकोकोर्टिकोइड, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, एंड्रोजन, सडनली उसने विथड्रॉ की तो उससे भी ये क्राइसिस हो जाएंगे। तो क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे क्राइसिस में? उसको डिहाइड्रेशन होगी, हेडेक, कन्फ्यूजन या कोमा भी हो सकती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, हेडेक, कन्फ्यूजन एंड कोमा भी हो सकता है। तो फीवर इनको 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा फीवर भी हो सकता है। नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन होगा क्राइसिस में। ठीक है, सडन ऑनसेट होगा जिसमें ब्लड प्रेशर उनका फॉल हो जाएगा, यानी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, पल्स उनकी वीक होगी और उनको टैकीकार्डिया होगा। तो हमने पर्सिपिटेटिंग फैक्टर देखे, इसमें इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी या क्रोनिक उनको एड्रिनल इंसुफिशिएंसी थी। अब उनके क्लिनिकल फीचर का आपने ये निमोनिक याद करना है, क्रेव्स, CRAVES, क्रेव्स। सी से क्या है? सर्कुलेटरी कोलैप्स, जैसे हाइपोटेंशन है, बीपी लो हो गया जिसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, पल्स वीक है, टैकीकार्डिया और शॉक अनरिस्पॉन्सिव टू फ्लूइड, ऐसा शॉक होगा सर्कुलेटरी शॉक जिसमें फ्लूइड से भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये हो गया सी से सर्कुलेटरी कोलैप्स। आर से आपने याद रखना है रीनल या उसको जीआई के सिम्टम, जैसे नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, तो रीनल या जीआई सिम्टम। फिर ए से आप याद रखें एल्टर्ड मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस कैसे अल्टर है? वो कंफ्यूज्ड है, कोमा या हेडेक। ठीक है, क्रेव्स, वी से वाइटल एबनॉर्मलिटी यानी हाई फीवर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना, या वाइटल में हाइपोग्लाइसीमिया भी है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया भी याद रखिएगा। ई से है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसमें आपने याद रखना है कि आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी, इनको हाइपोनेट्रीमिया होगा, सोडियम कम होगा, हाइपरकेलीमिया, ब्लड यूरिया उनकी जो है वो एलिवेटेड होगी और स्किन उनकी पिगमेंटेड होगी। अगर क्रोनिक इंसुफिशिएंसी होगी तो स्किन पिगमेंटेड। तो ये सारी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ई। एस से क्या है? स्किन, एस से सॉरी हाइपर पिगमेंटेशन इसमें आ गया। ठीक है, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन स्किन। तो ये क्रेव्स निमोनिक आप इसके एड्रिनल क्राइसिस के क्लिनिकल फीचर्स का निमोनिक याद रखिएगा, क्रेव्स। ठीक है, अब ब्लड शुगर, ग्लूकोज इनका इन्वेस्टिगेशन आपने करवाई तो उसमें आपको ब्लड ग्लूकोज आपने करवाना है तो उसको लो मिलेगी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम कम होगा, पोटेशियम ज़्यादा। ब्लड यूरिया भी करवाना है, हाई होगा। कल्चर करवाएंगे, पॉजिटिव हो सकता है, मेनिंजोकोका है, मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह उसका था प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। यूरिनरी एंड ब्लड कोर्टिसोल लेवल लो मिलेंगे। इसके अलावा इमेजिंग भी आ जाती है इसमें, तो इमेजिंग में आप सीटी एब्डोमेन करवाओगे एड्रिनल के हेमरेज, इन्फेक्शन या कैल्सिफिकेशन को देखने के लिए। ठीक है, अब इसकी क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी आप यही निमोनिक याद रखें, क्रेव्स। क्रेव्स क्यों? सी से इसमें आ जाता है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, अच्छा चलें छोड़े, निमोनिक बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस आप याद रखें कि इसका जो है ना क्रेव्स का, इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, यानी इस एड्रिनल क्राइसिस का, कि मे बी पेशेंट को डायबिटिक कोमा है, डिफरेंशियल हो सकता है हमारा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया है ना, ये डीके में जा गया है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, अक्यूट पॉइजनिंग वाला इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या कोई अदर कॉज है हाई ग्रेड फीवर का या कोमा का, जैसे सेप्सिस या मेनिंजाइटिस वगैरह। ठीक है, फिर आपने कैसे मैनेज करना है इसको, ये एक मेडिकल एमरजेंसी होती है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट मैनेजमेंट की जाती है जिसमें सबसे पहले आपने उसकी फ्लूइड रिससिटेशन करनी है। सबसे पहले आप उसको आईवी में नॉर्मल सलाइन दोगे रैपिड इन्फ्यूजन के साथ, प्लस डेक्सट्रोज दोगे 5% अगर वो हाइपोग्लाइसीमिक है, वेरी फास्ट। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी, आईवी सलाइन लगा के, आईवी लाइन मेंटेन करके रैपिड इन्फ्यूजन 5% डेक्सट्रोज। फिर ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो हमारा मेन होता है इसमें ट्रीटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिप्लेसमेंट आईवी में ही दोगे हाइड्रोकोर्टिसोन, सोलूकोर्टेफ के नाम से आती है। 100 मिलीग्राम आपने आईवी में स्टैट देना है और फिर आप 50 मिलीग्राम जो है वो हर 6 घंटों पे दोगे। ठीक है, फॉर 2 days एंड देन शिफ्ट द पेशेंट टू ओरल प्रेडनिसोलोन। फिर आपने ओरल प्रेडनिसोलोन पे ले आना है। जब एक बार स्टेबल हो जाएगा, इमरजेंसी ख़त्म हो गई, सही हो गया, फिर आप ओरल पे ले आओ, तो उस टाइम पे आपने आईवी में लगाना है हाइड्रोकोर्टिसोन। सपोर्टिव केयर है जिसमें एंटीबायोटिक्स दोगे अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, और शॉक की मैनेजमेंट के लिए आप वेजोप्रेसर्स वगैरह दोगे। ठीक है, ये इसकी इमीडिएट मैनेजमेंट है इस मेडिकल एमरजेंसी की। मैनेजमेंट में ये इमरजेंसी है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट में पहला स्टेप यही होता है कि हमने वॉल्यूम डिप्लीशन को सबसे पहले करेक्ट करना है। आईवी सलाइन दिया ब्लड प्रेशर को और पल्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। सिवियर हाइपोनेट्रीमिया है ना, याद रखिए, अगर उसका सोडियम हमने कहा ना लो हो जाता है, अगर ये सोडियम 125 मिलीमोल पर लीटर से कम है तो सिवियर हाइपोनेट्रीमिया है, तो उसमें आप प्लाज्मा सोडियम मोर देन 10 मिलीमोल अवॉइड करोगे।
10 मिलीमोल पर लीटर पर डे आपने अवॉइड करना है प्लाज्मा में सोडियम। क्यों आप इतना सोडियम नहीं दोगे? अगर पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स करवाया, सोडियम लो है लेकिन इतना लो है कि वो 125 मिलीमोल पर लीटर से लो है, तो उसमें आप जो दे रहे हो सलाइन, तो वो प्लाज्मा सोडियम दोगे तो 10 मिलीमोल पर लीटर पर डे आपने इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि उसमें रिस्क होता है किस चीज़ का? पोंटाइन डीमाइलिनेशन का। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, जो आईवी जो हम दे रहे हैं ना, सिवियर हाइपोनेट्रीमिया अगर है लेस देन 125 मिलीमोल पर लीटर, तो उसमें मोर देन 10 मिलीमोल सोडियम पर डे आपने प्रिवेंट करना है, क्योंकि पोंटाइन डीमाइलिनेशन हो सकती है जो कि एक ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है। ठीक है, इसके बाद आपने फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है वो भी इनिशियली आपने विथ हेल्ड करना है, यानी आप हाई डोज आईवी में हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हो। पहले आपने आईवी लाइन ब्लड प्रेशर वगैरह से नॉर्मलाइज किए, फिर आप हाई डोज आईवी में हाइड्रोकोर्टिसोन दोगे तो उससे वही मिनरलोकॉर्टिकोइड वाला इफेक्ट भी मिल जाता है। फिलहाल आप फ्लूड्रोकोर्टिसोन नहीं दोगे इस क्राइसिस में। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट में आपने आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट देना होता है। ठीक है, इमीडिएटली 100 मिलीग्राम बोलस दोगे, फिर 100 मिलीग्राम हर 6 घंटे पे, या फिर 50 to 100 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर दोगे अगर आईवी एक्सेस लिमिटेड है। फिर आप ओरल थेरेपी में मैंने आपको बताया ले आओगे जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा ना 24 से 48 घंटों के बाद, फिर ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन स्टार्ट कर दोगे। तीसरा, आपने एक वॉल्यूम डिप्लीशन को सही किया, फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट। तीसरा आपका स्टेप होता है आपने मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ को करेक्ट करना है। हाइपोग्लाइसीमिया है तो हमने ये 10% ग्लूकोज देना है आईवी में अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लो है। ठीक है, और अगर पोटेशियम ज़्यादा है जो यहाँ था हाइपरकैलीमिया हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या देते हो? वैसे फ्लूइड रिससिटेशन करने से और ग्लूकोकोर्टिकोइड देने से ही हाइपरकैलीमिया सही हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी है हाइपरकैलीमिया तो आप याद रखिए कि आप उसको क्या दोगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, या फिर आप उसको इंसुलिन दे सकते हो, इंसुलिन ग्लूकोज, उससे भी ये पोटेशियम सही हो जाएगा। या पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स होती हैं, वो रेजिन्स दोगे। ठीक है, हाइपरकैलीमिया के अगर सही नहीं हुआ, वैसे इसी से सही हो जाता है फ्लूइड रिससिटेशन से, ग्लूकोकोर्टिकोइड से। चौथा स्टेप आपका होता है कि आपने अंडरलाइन कॉज को ढूंढना है और उसको ट्रीट करना है। प्रेसिपिटेंट जो थे, इन्फेक्शन है, सेप्सिस, नमोनिया, या सडन स्टीरॉयड तो नहीं उसने विथड्रॉ की जिसकी वजह से उसको ये क्राइसिस हुए हैं, या उसको हेमरेज तो नहीं है, एड्रिनल हेमरेज ट्रॉमा से, एंटीकोगुलेंट से। ठीक है, फिर उसके लिए एवेल्यूएट करवाओगे एड्रिनल और पिट्यूटरी की पैथोलॉजी के लिए CT MRI वगैरह, दैट्स इट। तो इसी तरह जो है इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, याद रखिएगा, एक एमरजेंसी है। डिले ट्रीटमेंट से आपने डिले किया तो फैटल सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो उसका डुअल पर्पस है, वो ग्लूकोकोर्टिकोइड को भी रिप्लेस कर रहा है, मिनरल कोर्टिकोइड की भी काम कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने क्लोजली मॉनिटर करना है ताकि हाइपोनेट्रीमिया की ओवर करेक्शन को आपने अवॉइड करना है, वरना ये पोंटाइन डीमाइलिनेशन हो सकता है। दैट्स इट। समरी यही है कि हमने फ्लूइड दिए, हमने स्टीरॉयड दिया, तो उससे हमने रूट कॉज को एड्रेस किया, यानी वॉल्यूम डिप्लीशन और कोर्टिसोल डेफिशिएंसी सही हो गया। एग्रेसिव जो हाइड्रोकोर्टिसोन की हम डोजिंग कर रहे हैं तो वो बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मिमिक करेगा। ठीक हो गया। अब लास्ट में इसने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बताई है, थोड़ा सा लास्ट 2 लाइन रह गई हैं, इसको देख लें। इसमें इसने कहा है कि इस ट्रीटमेंट की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है एड्रिनल क्राइसिस का ट्रीटमेंट या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ओवर हाइड्रेशन अगर हो गई तो पल्मोनरी या सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम जो है बढ़ा हुआ था क्राइसिस में, अब ट्रीटमेंट के बाद वो कम हो जाएगा। हाइपोकैलीमिया इसकी कॉम्प्लिकेशन है, तो उससे फ्लैसिड पैरालिसिस होगी। ठीक है, अगर हमने जल्दी हाइपरकैलीमिया को इस तरह से करेक्ट करने की कोशिश की तो फ्लैसिड पैरालिसिस भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन है। और तीसरा, हाइपरटेंशन एडिमा क्यों होगी? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड्स और स्टेरॉयड देने से एडिमा और हाइपरटेंशन हो सकती है, जनरलाइज्ड एडिमा। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ डिटेल में एडिसन्स डिजीज़। और अगला टॉपिक है हमारा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म।